आज की जो छोटी सी क्लास होगी वो सिर्फ इस बात पर डेडिकेट होगी कि आंसर राइटिंग कैसे करें, कब करें। तो कैसे करें और कब करें, इसका आंसर मुझे लगता है ना, जितने भी टॉपर्स होते हैं वो सब देते ही हैं। तो ये बहुत मैटर नहीं करता कि आप आंसर राइटिंग कब करते हैं, कैसे करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि प्री एग्ज़ाम से 6 महीने पहले भी अगर आपने आंसर राइटिंग शुरू की है, जिस दिन आपका प्री एग्ज़ाम है उसके 6 महीने पहले, 6 मंथ पहले, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, तब आपकी अलग बात है। आपको जब मन करे तो फिर एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी स्टार्ट कर सकते हैं, नो दिक्कत। लेकिन अगर आप एक सामान्य स्टूडेंट हैं, है ना, एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट हैं, तब आपको 6 मंथ पहले आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए। ये सब तो बातें रही स्टडी वाली बातें, जो कि हर टॉपर हर वीडियो में डिस्कशन होता ही है। मैं यहाँ पर सिर्फ ये डिस्कशन करने वाला हूँ कि आंसर राइटिंग कैसे करें। हमारा कलम नहीं उठता, कलम नहीं उठता। इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं देना चाहूँगा ना, इसका एक जो मुझे आंसर देना रहता है, यार हम टाइपिंग कर लेते हैं। मैं खुद भी इतनी टाइपिंग करता हूँ। मैं खुद भी टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या फिर अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैं हमेशा लिखता ही रहता हूँ। कुछ आर्टिकल्स लिखता रहता हूँ, कुछ बातें लिखता रहता हूँ, किसी के साथ बातें करता रहता हूँ। हम वहाँ तो अपना हाथ का इस्तेमाल भरपूर कर लेते हैं क्योंकि वो हमें मज़ा आता है। लेकिन जहाँ पर बात आंसर राइटिंग की आती है ना, तो हमारा हाथ ही नहीं उठता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसका एक बेस्ट तरीका ये है कि आपको हाथ को किसी तरीके से उठाना ही पड़ेगा। कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास, ऑप्शन ही नहीं है कोई भी कि आप कैसे करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं कि यार हम आंसर राइटिंग करें कैसे। सबसे बड़ी बात है, तो आंसर राइटिंग आप तब स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपने एक बार आपने बुक की रीडिंग कर ली है, बुक की रीडिंग कर ली है या लेक्चर्स कर लिए हैं, लेक्चर्स और नोट्स पढ़ लिए हैं, तो आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए मेरे ख्याल से। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपका फेलियर है। ठीक है, ये सब तो एक सामान्य सा इंट्रो रहा कि कैसे आंसर राइटिंग की शुरुआत करें, कब करें, है ना, किस लेवल पर करें। ये तो वो बातें रही। शुरुआत में मैं ये कहूँगा कि शुरुआत में आपको ना सबसे पहला जो 10 दिन होना चाहिए आपका आंसर राइटिंग का, 10 दिन, ये सिर्फ इस बात पर हो कि आप कुछ भी लिखो, है ना। जैसे आप मान लीजिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें लिखो, है ना। जैसे मान लीजिए आपने प्रस्तावना के बारे में पढ़ा, तो अभी आप एकदम जब बहुत ही इनिशियल स्टेज में है ना, जब आपको आंसर राइटिंग बिल्कुल नहीं आती, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिंपल क्या करना है, जो भी टॉपिक आपसे आता हो, जो भी पॉइंट आपसे आता हो, जिसको आप लिख सकते हो, वो चीज़ें आपको याद हो या फिर अपनी कल्पनाओं का, अपनी इमेजिनेशन का उपयोग करके आप लिख पाते हैं, तो उसको कुछ भी लिखिए, है ना। जैसे एक एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि आपने आज प्रस्तावना पढ़ा ना, तो आप प्रस्तावना के बारे में क्या क्या पढ़े उसको एक दो पेज में लिख डालो कि प्रस्तावना होती है हम भारत के लोग, है ना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये सब बातें आप लिख डालो। ये भी तो एक आंसर राइटिंग ही हुआ ना। ये हुआ आंसर राइटिंग आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए, है ना, आपका हाथ स्टार्ट करने के लिए कि यार मुझे कुछ नहीं आता तो मुझे यही आता है, मैं यही लिखूँगा या यही लिखूँगी। ये होता है आपके हाथ को उठाने के लिए कि यार आप कैसे हाथ उठाओगे आंसर राइटिंग पर, मतलब मारना नहीं है, हाथ उठाना। अब आते हैं सीरियस। तो 10-12 दिन आपने ऐसे आंसर राइटिंग की, कुछ भी रैंडम आपको जो मन किया, कुछ कविताएं मन पर आप कविताएं लिख रहे हैं, कहानियां मन करके कहानी लिख रहे हैं, लेटर मन किया लेटर लिख रहे हैं, कुछ भी मन कर गया ना, वो चीज़ें आप लिखते रहो। ऐसे जब आप क्लास कर रहे हो, जब आप पढ़ रहे हो, तो हमेशा लिखते ही हो ना। हमेशा अपनी कल्पनाओं पर लिखो, हमेशा अपनी चीज़ों पर लिखो। तो ये कम से कम अगर आप जिस दिन आंसर राइटिंग की सीरियस शुरुआत करते हैं आप कि मुझे अब आंसर राइटिंग करनी है यूपीएससी के लिए, तो उससे 10 दिन तक, उस दिन से 10 दिन तक, मतलब शुरुआत के 10 दिन आपको यही सब फालतू की आंसर राइटिंग करनी है। इससे आपके लिखने की एक बार हाथ खुलेगा कि यार मुझे लिखना है। अब आते हैं यूपीएससी के प्रश्न पर। तो यूपीएससी के हम प्रश्न देखते हैं, तो यार हमें ना समझ में ही नहीं आता कि आंसर राइटिंग कैसे करें। कैसे करें
हमें कुछ भी नहीं समझ में आता कि हम आंसर राइटिंग कैसे करें, क्योंकि प्रश्न ही नहीं समझ में आता। अब उसका एक सोल्यूशन ये है, एक तो क्या कर सकते हैं कि शुरुआत में हम ये करें, सबसे जो मेरा पहला काम होगा ना, जैसे मुझे अगर आंसर राइटिंग करनी हो तो मेरा पहला काम होगा प्रश्न को समझना कि क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया है। ये अगर मेरे अंदर एकदम क्लियर कट हो गया ना कि यार प्रश्न में ये पूछा गया है, जिस दिन मेरे अंदर ये क्लियर कट हो गया तो मुझे एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा कि यार आंसर क्या लिखना है इसका, भले से मुझे कुछ आंसर नहीं पता। तो शुरू के आप 10 से 15 दिन या 20 दिन या 1 महीने, अधिकतम 1 महीने, आप क्या लिख रहे हो मैटर ये नहीं करता, आप प्रश्नों को कैसे समझ रहे हो मैटर ये करना चाहिए आपके लिए। तो शुरू में क्या करेंगे, जैसे मैं एक प्रश्न का एग्जांपल लेके समझाता हूँ। आज मैंने किसी की कॉपी चेक की थी, उसका ही उसी के प्रश्न का एग्जांपल लेकर समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका ये प्रश्न है, ठीक है। तो शुरू की क्या करेंगे ना, आप 10 से शुरू की 1 महीने, मैक्सिमम 1 महीने, अगर आपके पास बहुत टाइम है तब की बात कर रहा हूँ, मतलब 8 से 6 महीने का टाइम है आंसर राइटिंग के लिए, तब की बात कर रहा हूँ कि मैक्सिमम 1 महीने आप सिर्फ प्रश्न को समझने पर जोर दे सकते हैं। तो क्या करेंगे आप कि प्रश्न को समझेंगे, प्रश्न को आप ये आंसर पहले मत लिखो, है ना। आप शुरू में ये देखो कि ये प्रश्न क्या पूछा गया है, इसका आंसर क्या होगा। आप एकदम शॉर्ट में लिख लो कि इसका आंसर ये होगा। जैसे मैंने प्रश्न को पढ़ा कि कर्नाटक युद्ध का विवरण कीजिए और यह युद्ध किस कारण ब्रिटिश शासन के पक्ष में रहा एवं फ्रांसीसी के हार का कारण स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न है। अब इस प्रश्न को जब मैं पढ़ रहा हूँ ना तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि यार इसका आंसर क्या होगा, ये प्रश्न पूछा क्या गया है। या हम लिख दें कर्नाटक युद्ध का कारण लिख दें, या कर्नाटक युद्ध के बारे में बता दें। अब अलग अलग बच्चे ना अलग अलग गलतियाँ करते हैं। कोई कर्नाटक युद्ध का कारण लिख के चला आएगा, कोई कर्नाटक युद्ध कोई ढंग से बता देगा, कोई कुछ कर रहा है, कोई फ्रांसीसी की हार के कारण बता देगा। सब अलग अलग स्टेप में कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारा जो पहला फोकस होना चाहिए कि ये होना चाहिए कि हमें प्रश्न को 1 महीने एज ए सबसे पहले आंसर राइटिंग करने से पहले 15 मिनट का टाइम लेकर, 10 मिनट का टाइम लेकर प्रश्न को समझना है। अब इस प्रश्न को कैसे समझें तो वो मैं बता देता हूँ हल्का सा। प्रश्न को समझना कैसे है, तो प्रश्न को देखिए क्या करना है, जो लास्ट के वर्ड्स होते हैं ना, जहाँ पर लिखा होता है विवरण, कारण, महत्व, इसका महत्व बताइए, इसका कारण क्या है, इस चीज़ का विश्लेषण, आलोचनात्मक विश्लेषण करें, मूल्यांकन करें, है ना, इस चीज़ की आलोचना करें, इसके पक्ष में तर्क दें, विपक्ष में तर्क दें। ये जो प्रश्न की चीज़ें होती हैं ना, ये बेसिकली प्रश्न बताता है कि ये प्रश्न है। ये जो कीवर्ड्स हैं ये बताते हैं प्रश्न। जैसे यहाँ पर कर्नाटक युद्ध का विवरण कीजिए, पहला प्रश्न यही है। यूपीएससी में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमेशा आप कोई भी क्वेश्चन देखिए ना, वहाँ पर 2 से 3 लाइनों में क्वेश्चन होता है और एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन साट देते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न में जो हम पहला पार्ट देखते हैं तो ये पाते हैं कि कर्नाटक युद्ध का विवरण कीजिए, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, आगे अगर हम पढ़ेंगे तो ये पहला प्रश्न हो गया, ठीक है। इस प्रश्न का पहला मतलब सब प्रश्न हो गया। और यह युद्ध किस कारण ब्रिटिश शासन के पक्ष में रहा, ये दूसरा पक्ष है, मतलब दूसरा क्वेश्चन है। तो दूसरे क्वेश्चन में हम क्या पा रहे हैं कि किस कारण ब्रिटिश पक्ष में रहा, यह युद्ध किस कारणवश ब्रिटिश पक्ष में रहा, मतलब कुछ तो ऐसा कारण होगा जिसके ये पक्ष में रहा। तो हम इस प्रश्न को अगर एक बार डिकोड कर लें तो पहला चीज़ क्या है कि कर्नाटक युद्ध का विवरण। दूसरा, किस कारण, मैंने अलग से कुछ नहीं लिख रहा हूँ, मैं वही जो प्रश्न में लिखा है उसी को मैं पार्ट में तोड़ दे रहा हूँ। किस कारण यह युद्ध ब्रिटिश पक्ष में रहा, तो इसका क्या बता देना है, कारण बता देना है, जो भी कारण होंगे तो, है ना। और प्रश्न की तीसरी लाइन अगर आप पढ़ो तो फ्रांसीसी के हार का कारण स्पष्ट करें।
तो फ्रांसीसी के हार का कारण। ठीक है, ये प्रश्न के 3 पार्ट हो गए। मेन बॉडी में आपको इन्हीं 3 पार्ट को डिस्क्राइब कर देना है ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मेन बॉडी में आपको इन्हीं 3 पार्ट्स को डिस्क्राइब करना है। अब बहुत लोगों से आपने सुना होगा कि यार इंट्रो लिखना पड़ता है, फिर निष्कर्ष भी लिखना पड़ता है। सही बात है, लिखना पड़ता है। मैं भी बताऊंगा कैसे लिखा जाता है। देखिए, जब ये कोई भी आपको प्रश्न ऐसा, खासकर हिस्ट्री का प्रश्न में है ना, तो हिस्ट्री के प्रश्न में जो इंट्रो की शुरुआत होती है वो हमेशा ये कोशिश करिए ना कि आप कुछ सोर्स, कुछ स्रोत, कुछ डेट, कुछ घटनाएं या प्रश्न से मिलते जुलते ही इंट्रो देना है। ठीक है, जैसे इस प्रश्न में आपको नहीं समझ में आ रहा है कि यार मैं इंट्रो क्या दे दूं, तो आप इंट्रो में कुछ मत दे दो, सिंपल यही चीज़ दे दो कि यार ब्रिटिश क्या कहते हैं, ब्रिटिश अंग्रेज क्या कहते हैं। सिंपल से बता दो ना कि जो अंग्रेज़ों के और फ्रांसीसी के युद्ध का कारण था वो क्या था, है ना। तो युद्ध का कारण ही बता दो बेसिकली कि हाँ ये प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे, तो उसको अपनी भाषा में बता दो कि औपनिवेशिक सत्ता स्थापित करने के लिए ये दोनों महान शक्तियाँ बन चुकी थी और इनके युद्ध के कारण में जो एक पहला था कि भारत में अपनी प्रभुसत्ता स्थापित करना है और दूसरा जो यूरोप का प्रश्न था वो था। तो ऐसे करके एक सामान्य सा इंट्रो लिख दो। शुरुआत में आपको इंट्रो नहीं बनता, समय आने पर बन जाएगा, लेकिन शुरुआत में काम चलाने के लिए यही पर्याप्त है। ठीक, निष्कर्ष क्या लिखना है, निष्कर्ष भी ऐसे कुछ लिख देना कि इन युद्धों के वजह से क्या कहते हैं, ये जो युद्ध हुए इससे अंग्रेज़ों की वो हुई, मतलब अंग्रेज विजयी हुए और अंग्रेज़ों की प्रभुसत्ता बहुत लंबे समय के लिए स्थापित हो गई, है ना, और भारतीय गुलाम हो गए। ऐसा कुछ मतलब मिलता जुलता प्रश्न से मिलता जुलता कंक्लूजन लिखना है। मैं इससे अच्छा भी कंक्लूजन आपको बता सकता हूँ। इवन इसलिए ज़रूरी है कि आपको शुरुआती स्टेज में प्रश्न को कैसे डिकोड करना है, ये आपके लिए सबसे बहुत ज़रूरी है। तो कभी भी आप जब प्रश्न को देखो ना, तो इस तरीके से, जैसे मैंने ये प्रश्न को डिकोड किया, इस तरीके से प्रश्न को डिकोड कर लेना है, पहला। दूसरा बात है शब्द लिमिट। शब्द लिमिट को जरूर ध्यान रखना। अगर ये प्रश्न 150 वर्ड का है तो कम से कम 100 से 110 शब्द आपको मेन बॉडी में लिखना पड़ेगा। अब अगर 100 से 110 शब्द लिखना है, 100 शब्द लिखना है मतलब कम से कम, तो 100 शब्द में कम से कम 35 से 40 शब्द आपको 40 शब्द तीनों पार्ट्स पर लिखने होंगे, है ना। कि कर्नाटक युद्ध का विवरण दे देना है 40 शब्दों में। 40 शब्दों में आपको ब्रिटिश के जीतने का कारण बता देना है कि किस कारण से ब्रिटिश जीते, और 40 शब्दों में फ्रांसीसी के हारने के कारण बता देते हैं। तो ये चारों बातें आपको एकदम क्लियर कट बता देना है। अब मैं इस प्रश्न को एक बार आपको लिख कर दिखा देता हूँ, मतलब लिखूंगा नहीं, ऐसे लिख कर समझा देता हूँ। तो आपने क्या लिखा, आपने इंट्रो में लिख दिया कि फ्रांसीसी और कर्नाटक, फ्रांसीसी और क्या कहते हैं अंग्रेज युद्ध क्यों किए थे, है ना। तो उनकी युद्ध का कारण था वही भारत में क्या कहते हैं अपना औपनिवेश स्थापित करना, शक्तियों को प्रभुत्व करना और बेसिकली धन कमाना। ये सब जो बातें थी वो हम लिख देंगे इंट्रो में। एक बेसिक इंट्रो है। मैं जानता हूँ कि बहुत सही इंट्रो नहीं है, फिर भी एक बेसिक इंट्रो। अब कर्नाटक युद्ध का विवरण, तो आपको कर्नाटक युद्ध के बारे में बता देना है। कर्नाटक युद्ध फ्रांसीसी और इनके बीच हुए, कब कब हुए, किन किन कारणों से हो। तो पहला हुआ ऑस्ट्रिया, है ना। तो जो पहला युद्ध हुआ वो ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार के लिए हुआ। दूसरा युद्ध जो हुआ तो यूरोप की जो महत्वाकांक्षाएं थे उनके लिए हुआ। और तीसरा युद्ध जो हैदराबाद और क्या कहते हैं जो सप्तवर्ष युद्ध था उनके चलते हुआ। तो ये आपको ऐसे 40 शब्दों में ना एकदम डिस्क्राइब कर देना है अपनी भाषा में। ठीक, प्रश्न के दूसरे पार्ट पर आते हैं कि किस कारण से अंग्रेज युद्ध में विजयी हुए। तो प्रश्न के दूसरे पार्ट में आप लिखोगे कि जो कारण होंगे 1 2 3 4, है ना। कारण बता दोगे सिंपल 40 शब्दों में कि अंग्रेज़ों के नेतृत्व क्षमता अच्छी थी, है ना। अंग्रेज़ों का
सैन्य मतलब क्या कहते हैं, सैन्य शक्ति बेहतर थी, अंग्रेज़ों की जो व्यापार था, अंग्रेज़ों की पूंजी बेहतर थी, अंग्रेज़ी सत्ता का हाथ था, जो मतलब ब्रिटिश सरकार थी उसका हाथ था। ये सारे 4-5 पॉइंट हैं, ये बता देंगे। इस तरह ब्रिटिश में बता देंगे कि ब्रिटिश की सैन्य नीति कमज़ोर थी, है ना, शस्त्र का अभाव था। इसके अलावा क्या था, जो नहीं, फ्रांसीसी का बता देंगे। फ्रांसीसी के पास शस्त्र का अभाव था, नेतृत्व क्षमता कम थी, है ना, फ्रांसीसी सरकार का प्रभुत्व नहीं था, मतलब उनका सहयोग नहीं था। ये जो 4-5 बातें हैं आप बता देंगे। तो इस तरीके से आपका मेन बॉडी कंप्लीट होता है। मैं बस इस प्रश्न के माध्यम से आपको सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूँ कि आप जब भी प्रश्न को पढ़ो ना, तो इस तरीके से आप, जिस तरीके से मैंने एक एक लाइन पढ़ के प्रश्न की डिकोड किया है प्रश्न को, उस तरीके से आप डिकोड करोगे। तो आज का लेक्चर मुझे लगता है यही समाप्त कर देना चाहिए। और आपसे एक अपील है कि आप जब भी आंसर राइटिंग करोगे, 2 आंसर रोज़ लिखोगे। 2 आंसर लिखने से पहले सबसे पहले आप प्रश्न को तोड़ दोगे, और प्रश्न को तोड़कर आंसर राइटिंग करने से पहले एक छोटा सा पेज लेना, और उसमें ये 3 चीज़ें ज़रूर लिखना। मतलब प्रश्न के कितने पार्ट हैं ये ज़रूर लिखना, है ना, कि प्रश्न में ये चीज़ें पूछी गई। कुछ नहीं करना है यार, वही प्रश्नों को ही लिख देना है, हमें बता देना है कि यार ये। तो जब आप ऐसा करेंगे ना, तो आपको प्रश्न की समझ पड़ेगी, यार मुझे क्या लिखना है ना। इतना अगर आप कर पाते हैं तो मुझे लगता है मोर देन बेस्ट है सबसे। तो तैयारी की जिस दिन शुरुआत करो, तो ये करने की कोशिश करो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम ये कोशिश करेंगे, अगले वीडियो में आंसर राइटिंग की कुछ और स्टेप्स पर भी बातें करेंगे, कुछ और डाउट्स। मेरे पास बहुत सारे डाउट्स आए हैं, करीब यार मतलब 15-16 डाउट्स हैं कि प्रश्न को कैसे समझे, प्रश्न को तोड़े कैसे, कंटेंट कैसे तैयार करें, टाइम लिमिट में कैसे लिखें, टाइम लिमिट को कैसे मैच करें, हाथ उठता ही नहीं कैसे लिखने की शुरुआत करें, टॉपर्स के आंसर को कैसे मैच करें। ये सब सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, उन सब डाउट्स को मैं डील करूँगा एक वीडियो में। लेकिन अभी के लिए इतना है। अभी के लिए जो मेरी एक आपसे रिकमेंडेशन ये है कि आप प्रश्न को जब पढ़ो, जब भी आप आंसर राइटिंग की शुरुआत करो, तो सबसे पहले प्रश्न को 1-2 बार आराम से पढ़ना है और प्रश्न को तोड़ने का प्रयास करना है। इसके लिए आप सहारा ले सकते हैं जो भी PYQ की सॉल्व बुक आती है, तो उसके आंसर को कुछ हालांकि सॉल्व जो PYQ के मेंस की सॉल्व बुक आती है, चाहे कोई भी बुक आती हो, सारी बुक रखती हैं, कोई बुक अच्छी बुक नहीं है ना, जो आपको ढंग का मतलब PYQ का आंसर प्रोवाइड करवा पाए। उसके बावजूद भी आपको इतना तो आइडिया लगा देते हैं वो आंसर, कि आपको ये समझ में आ जाए कि इस प्रश्न में पूछा क्या गया। तो आप कोई भी प्रश्न पढ़ेंगे तो अब आपको आंसर आता हो कि ना आता हो, लेकिन सबसे पहला काम ये करना है कि भाई मुझे प्रश्न को तोड़ना है, प्रश्न के कितने पार्ट्स हैं, क्या पूछा गया है, ये अपने को पता करना है। ये मेरा सबसे पहला काम होगा। ठीक है, गुड नाइट, मतलब गुड नाइट की गुड मॉर्निंग, बाय।